हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। टॉपिक देख के तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि आज जो चर्चा होने वाला है जातीय जनगणना के राजनीतिक प्रभाव। बिहार में दोस्तों जातिगत आधारित जनगणना स्टार्ट कर दिया गया है बिहार सरकार के तरफ से, और ये 7 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले जानते हैं जनगणना के बारे में। तो जनगणना जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों वो 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना किया गया था, और ये मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में स्टार्ट हुआ था। और 1881 ईस्वी से ये लगातार 10 साल पे जनगणना, मतलब कि बोला जाता है कि नियमित जनगणना जो स्टार्ट हुआ था वो 1881 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से ही 10 साल पे जातीय नहीं मतलब जनगणना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और ये रिपन के समय हुआ था। चलिए अब जानते हैं कि क्या है अभी जो जातीय जनगणना स्टार्ट हुआ है बिहार में, ठीक है, उस पर क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या पॉजिटिव और निगेटिव, सब पे बात करेंगे। साथ ही आप लोग कमेंट में अपना व्यू भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के, ठीक है। तो ये देखिए हिंदुस्तान में ये एडिटोरियल छपा था राहुल वर्मा जी के द्वारा, जिसके आधार पे हम इसकी चर्चा करेंगे। इसने किया कि देखिए बिहार में 7 जनवरी से राज्य में जातीय जनगणना शुरू हो गया है, और आप लोग देखे होंगे कि टीचर लोग को लगाया गया है जातीय जनगणना करने के लिए। और इसके बिहार में जैसे ही जातीय जनगणना शुरू हुआ, पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पहला राज्य है बिहार जहाँ पे जातीय आधार पर जनगणना हो रहा है, ठीक है। देश के विभिन्न कोनों में जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ती जा रही है, और इसके साथ ही बहुत जगह भी जातीय जनगणना को लेकर मांग अब जोर पकड़ रही है। बिहार पहला है जहां से जातीय जनगणना शुरू हो रहा है, ठीक है। इससे पहले बात करें तो देखे होंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया था, उस पर भी चर्चा की गई है। जैसा कि हम देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस कोटों के अस्तित्व में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा लांघे जाने के बाद, मतलब पहले की ऐसा था कि 50% ही आरक्षण वाला सीट होगा और 50% जनरल के लिए रिजर्व हुआ करता था, 50%, ठीक है, 50%। लेकिन इसमें से दोस्तों 10% ईडब्ल्यूएस दिया गया। इसके बाद ही दोस्तों ये चर्चा जोर पकड़ी हुई है और अस्तित्व में आई, काफ़ी तेज हुई। इसके बाद 2019 में ईडब्ल्यूएस कोटे में जो 10% का आरक्षण लागू हुआ, उससे कई राज्य में आरक्षण की सीमा निर्धारित जो पहले से 50% था उस दायरे के पार चली गई, कई राज्यों में चली गई। आप लोग को बता दें कि जो आरक्षण होता है राज्य में, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, और हर एक राज्य सरकार अपने हिसाब से आरक्षण बहाल करती है। कहीं पे आप देखेंगे कि ओबीसी का इतना % है, तो कहीं पे कम है, तो कहीं पे ज़्यादा है, तो ये राज्य सरकार ही डिसाइड करती है। कई वर्षों में जातिगत आधार पर विभिन्न अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वर्ग के नए सिरे मुखर हुए हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के मसले पर गठित जस्टिस रोहिणी आयोग की भी लगातार मिलता विस्तार भी कहीं ना कहीं यही संकेत था। इससे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग पे एक पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग गठित हुआ था। उन लोगों को भी मानना था कि एक जातीय आधार पर जनगणना कराई जाए, ठीक है। बिहार सरकार भी मांग कर रही थी। आप देख रहे होंगे पिछले सरकार में ही नीतीश कुमार ने मोदी जी से भी मिले थे इस पे, और जब वो मिल के आए थे तो उन्होंने बताया था कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। वैसे बीजेपी अभी खुल के इस मामले पे ज़्यादा बोल नहीं रही है, लेकिन देखिए क्या होता है। मोदी सरकार द्वारा जनगणना को संभवतः इस कारण टालना कि कहीं उस संदर्भ में जातीय जनगणना की मांग और तेज न हो जाए। आप लोग को पता होगा कि हर 10 साल पे जनगणना होता है, तो 2021 में 10 साल पूरे हो जाते हैं। तो 2021 में 2001 में हुआ था पिछला जनगणना, और 2001 से दोस्तों नया जनगणना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसको लेके स्टार्ट नहीं की गई। बीजेपी इसको टालती आ रही है। शायद ये भी हो सकता है कि जातीय जनगणना जैसे बिहार में मांग पकड़ा है, और जगह पर भी मांग तुलना पकड़ ले। चुनाव हो, क्योंकि दोस्तों इसका सीधा इफेक्ट चुनाव में भी पड़ता है। चुनाव होने वाले हैं बहुत सारे राज्य में, ठीक है। जैसे कर्नाटक की बात, एक मुद्दा आया था कुछ दिन पहले आरक्षण को लेके ही। कर्नाटक सरकार ने नवंबर में एक विधेयक पेश किया था जिसमें अनुसूचित जाति का आरक्षण का सीमा देखिए 15% से बढ़ा के 17% कर दिया था। मतलब कर्नाटक राज्य ने क्या किया कि वहाँ पे जो अनुसूचित जाति मतलब एससी का जो रिजर्वेशन था पहले 15% था, और उसे 17% कर दिया। उसके बाद एसटी के लिए 3% से बढ़ा के 7% कर दिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य ने भी क्या किया कि आरक्षण की सीमा को 20% से बढ़ा के, मतलब
एसटी का जो आरक्षण सीमा, आप लोग जानते होंगे कि एसटी की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा 20% से बढ़ा के 32% कर दिया और ओबीसी आरक्षण को 24% से बढ़ाकर 27% करने की तैयारी कर रही है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का आंकड़ा है। उसके बाद फिर झारखंड में भी, झारखंड ने तो इस सबसे आगे ही निकला। एसटी आरक्षण को 26% से 28% कर दिया गया एसटी। ये सारा चीज़ हुआ है जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% मतलब 50% से बाद भी आरक्षण हुआ, मतलब कि जो 10% लागू हुआ तो उस जनरल के 50% में भी 10% हो गया, मतलब 40% ही बचे जनरल सीट। उसके बाद ये राज्य जो है अपना अपना आरक्षण बढ़ाई है। जैसे झारखंड की बात करें तो झारखंड 26% कर दिया है, एसटी का 26 से 28% कर दिया, ओबीसी का बढ़ा के 14 कर दिया है। इसी तरीके से झारखंड ने योजना बनाया है। सरकार राज्यपाल और के बीच में ये पेश फंसा हुआ है। वैसे अभी पूर्ण रूपेण लागू नहीं हुआ है झारखंड में, लेकिन ये बिल पेश किया जा चुका है। ठीक है, तो ये थी बात 3 राज्यों में जहाँ पे आरक्षण बढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद करेंगे जातीय जनगणना के बाद कुछ वर्ग अपनी मांग को लेकर दबाव बनाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए जातीय जनगणना के बाद अब क्या होगा, जैसे ही पता चल जाएगा कि इसका एक पहलू है ये, जैसे कि इसमें चर्चा किया गया कि जैसे ही पता चल जाएगा कि हमारे कास्ट की पॉपुलेशन इतनी है तो जातीय गणना के आधार पे कुछ वर्ग अपनी मांग को लेकर दबाव बनाएंगे और उस स्थिति में 50% की आरक्षण सीमा पर भी नए सिरे से विचार होगा। मतलब जो पहले से 50% आरक्षण सीमा चल रहा है उस पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही एक पॉजिटिव इसका पहलू ये भी है कि जातीय जनगणना करने के बाद मतलब ये भी पता चलेगा कि जैसे ओबीसी में ही कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जिसको पूरा लाभ मिलता है और कुछ लोगों को पूरा लाभ नहीं मिलता है आरक्षण का, जिसके कारण कुछ लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं उसी ओबीसी में ही। तो इस सब चीज़ों का भी जायजा हो पाएगा। ठीक है, जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार का हृदय सत्ता साझेदार बदलने के साथ एकाएक परिवर्तन हुआ है। वैसे भाजपा सरकार में जब थी भाजपा के साथ नीतीश कुमार तब भी गए थे तेजस्वी जी के साथ, वो एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। इसकी चर्चा हम किए हैं और वो बताया कि उनका जो मानना था वो सही है। देखिए, पहली बार जातीय आधार पर जनगणना नहीं हो रही है, इससे पहले भी जातीय आधार पर जनगणना हुई है। जी हाँ दोस्तों, 1931 ईस्वी में लास्ट बार जाति के आधार पर जनगणना हुई है। उसके बाद से जनगणना नहीं हुई। लास्ट बार जाति के आधार पर जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1931 ईस्वी में। ठीक है, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद बात करें तो ये पहली बार हो रहा है। यदि उसमें तमाम वास्तविकता का पता चलेगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस अगर जाति आधार पर जनगणना होती है कुछ वास्तविकताओं का पता चलेगा और अभी तक चले आ रहे जाति आरक्षण के लाभ कहाँ तक पहुँचे हैं इसका भी जायजा या एक तरीके से निरीक्षण हो जाएगा। प्रायः यह कहा जाता है कि एससी और ओबीसी का आरक्षण लाभ मुख्य रूप से इन वर्ग के कुछ जाति तक ही सिमट कर रह गई है। ठीक है, इससे यह भी पता चलेगा कि अपेक्षित को कितना लाभ मिला है और कितना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है और जातिगत जनगणना से सामने वाली वास्तविकता से विसंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। कोटि के भीतर उसके पुनर्गठन की मांग भी हो सकती है, मतलब एससी और ओबीसी मतलब उसमें फिर से पुनर्गठन की मांग भी हो सकती है कि कास्टों को फेरबदल किया जाए। ये तो दूसरा पहलू है। सार्वजनिक क्षेत्र में इसके बाद देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब प्राइवेट के क्षेत्र में भी नौकरी को लेकर और सरकारी शैक्षणिक संस्थान में अवसर सीमित होते जा रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं नौकरियां कम होती जा रही है। जातीय जनगणना के बाद निजी क्षेत्र में कंपनी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की गाहे बगाहे उठाने वाली मांग को लेकर भी मिल सकती है। मतलब इनका कहना है कि जातिगत जनगणना के बाद हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी में भी जाति के आधार पर आरक्षण की मांग की जाएगी और राजनीतिक पार्टी उठाएगी। वैसे अभी भी बहुत सारे जगह इसको लेके मांग उठाया जाता है। आप लोग हरियाणा में देखे होंगे जाति के आधार पर मतलब कि प्राइवेट कंपनी में भी आरक्षण की बात कही गई थी, शायद लागू भी हुई थी। अभी यह कह पाना मुश्किल है कि जातिगत जनगणना के राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे, पूर्ण रूपेण कह पाना मुश्किल है। एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये पॉजिटिव पहलू है और ये निगेटिव पहलू है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव इफेक्ट भी बहुत हैं और निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे इसके। तो देखिए इसके बारे में भाजपा सरकार की बात करें तो भाजपा जो है अभी तक इस पर मौन धारण की हुई है, इनका कहना है, और संतुलित रूप अपनाया है, क्योंकि भाजपा की जो वोट बैंक है वो इधर ओबीसी वाले भी हैं, एससी वाले भी, सभी
वर्ग के लोग भाजपा को वोट करते हैं, ये मानने वाली बात है। इसलिए वो भी मौन साधी हुई है और एक संतुलित बयान दे रही है जब भी दे रही है तब। ठीक है, भाजपा ने एससी और ओबीसी को छोटी छोटी जातियों को लामबंद किया। जैसे देखिए भाजपा ने भी, आप लोग देखे होंगे जो चुनाव में कुछ पार्टी ऐसी हैं जिसको छोड़ के एससी में कुछ पार्टी को पूर्ण रूपेण मतलब ध्यान दी है और उसके लिए काम भी की है। ठीक है, तो जिसके कारण भाजपा इस पर ज़्यादा कुछ बयान नहीं दे रही है। कुछ वर्षों में आप लोग देखे होंगे कि ओबीसी में भी अलग अलग कास्ट, जैसे ओबीसी में कुर्मी वर्ग हो गए, निषाद वर्ग हो गए, राजभर लोग, इन लोगों ने भी जाति में प्रतिनिधि पार्टी उभरी है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था दोस्तों, जाति के आधार पे समीकरण की बात हो रही थी। तो ये सारा चीज़ था जातिगत जनगणना के बारे में, पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें। ठीक है, वैसे जातीय गणना के राजनीतिक प्रभाव का कोई स्पष्ट आकलन करना अभी जल्दीबाजी होगा। भारत ने विकसित राष्ट्र बनने की जो स्वप्न देखा है वह वंचित वर्ग के सशक्तिकरण के बिना साकार नहीं होगा। मतलब सभी लोग अगर एक पटल पे जब तक नहीं आएंगे तब तक देश विकसित नहीं होगा और राष्ट्र विकसित नहीं होगा, चाहे जाति आधार पे हो या गरीबी के आधार पे हो। अगर कोई गरीबी के कारण भी बुरे हाल में है तो उसके लिए भी सरकार को योजना बनानी चाहिए, उसको भी साथ लाना चाहिए और उस पर भी काम होना चाहिए। जातिगत आधार पे भी बात है, अगर कोई समाज हाशिए पे है तो उसकी भी बात होनी चाहिए। ठीक है, जाति अभी भी हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे का एक अहम कड़ी है। ठीक है, जाति सही बात है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है कि जाति अभी भी हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे की एक अहम बात है। वैसे पॉलिटिक्स जाति के आधार पे करना गलत है और अभी भी होता है, बिहार यूपी में तो देखने को धड़ल्ले से मिल जाता है ये चीज़। तो चलिए, ये थी, आप लोग का इसमें क्या विचार है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, साथ ही दोस्तों जातिगत जनगणना को लेकर 27 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिहार में जातिगत जनगणना कराने के खिलाफ 3 याचिका दाखिल की गई है। एक याचिका हिंदू सेना ने दाखिल की है। हिंदू सेना ने अपनी याचिका में कहा है कि बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराकर भारत की अखंडता और एकता को तोड़ना चाहती है। इन याचिकाओं पर सुनवाई 27 फरवरी को होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इस पे क्या सुनवाई होता है 27 फरवरी को। इस याचिका में बिहार में जातिगत जनगणना के 6 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई है। इस याचिका में बोला गया है कि 6 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी जो अधिसूचना है उसे रद्द किया जाए। ठीक है, तो ये याचिकाकर्ता थे जो इसके रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का इस पे क्या विचार है और इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे और निगेटिव पड़ेंगे, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो कमेंट कीजिए और अगर जिसका कमेंट अच्छा होगा उसको हम कल वीडियो के माध्यम से फिर से बताएंगे कि हाँ ये पहलू भी हो सकता है जातिगत जनगणना का। तो आप लोग भी अच्छे से कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।